गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग फिजिक्स नाइन्थ कर रहे थे, जिसमें हम लोग तीन चैप्टर को ख़त्म कर दिया और चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल। चलिए इसको पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ जान जाइए कि जी का वैल्यू कितना होता है। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जितना न्यूमेरिकल होगा वो डायरेक्ट बल के फॉर्मूले से ही होगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, पहला ऑप्शन है कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, सत्य है, लेकिन जांच नहीं हो सकता। केवल पृथ्वी पर केवल पृथ्वी के लिए ही सही है और केवल ब्रह्मांड के लिए सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है। आप चाहें तो अपने घर में या कहीं भी जांच कर सकते हैं न्यूटन के लॉ का। एक बॉल को ऊपर फेंकिए और देखिएगा कुछ समय बाद नीचे गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाइन पॉइंट 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। जो पिंड है 90, जो वेट है, वेट इज इक्वल टू एम जी। तो वेट कितना है 98। हमको क्या करना है, मास ज्ञात करना है। जी का वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, कितना होता है 10 या 9.8। इसको 9.8 लिख लीजिए। मास निकालना है तो क्या हो जाएगा 98 बट्टे में 9.8, पॉइंट हटा 10 यहाँ आ गया। मास कितना हो जाएगा 10 kg। राइट आंसर सी हो जाएगा 10 kg। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका फेंका गया तो गुरुत्वाकर्षण बल, किसी पिंड को ऊपर फेंका जाए या किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा। पहला कि दिशा की गति की दिशा में विपरीत होगा, कि दिशा गति की दिशा में होगी, ऊंचाई के साथ घटता जाएगा, ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा। तो जो आप बॉल फेंकिएगा ऊपर, उसकी दिशा की गति जो होगी उसकी दिशा की विपरीत होगी, क्योंकि जो हमारा एम है वो हमेशा डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर लगता है और हमने बॉल को किधर फेंका, ऊपर की ओर फेंका। जो हमने फोर्स लगाया है वो इधर लगाया है, लेकिन जो पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमेशा नीचे लगता है, जिसका वैल्यू होता है एम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में होगी। एक पास्कल बराबर होता है, तो पास्कल किसका वैल्यू होता है, पास्कल होता है डेंसिटी। एक पास्कल बराबर होता है, तो पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है प्रेशर के। तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता मास इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम यानी द्रव्यमान गुणे में आयतन। तो इसका किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा, मास हो जाता है केजी, वॉल्यूम हो जाएगा किसमें, लीटर या मीटर क्यूब में। तो केजी मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन गलत है, केजी मीटर सेकंड क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब।
निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, निर्वात में यानी वैक्यूम में कोई वो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो चाल समान होगा, तो उसमें चाल से कोई रिलेशन ही नहीं है। बल में यानी फोर्स या mg में जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको लिखते हैं mg, मास गुने में ग्रेविटेशनल फोर्स, मास गुने में g। तो इसमें कहीं भी स्पीड का जिक्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। का त्वरण समान होता है, g यानी एक्सेलरेशन, g यानी त्वरण, वो हमेशा समान होता है। अगर आप वैक्यूम में निर्वात में एक पत्थर और एक रुई को फेंकें तो दोनों का त्वरण एक समान होगा। क्या होगा? दोनों का त्वरण एक समान होगा। कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो कण हैं, क्या करेंगे? एक दो फोर्स ए दूसरा पे लगा रहा है, फोर्स दूसरा ए पर लगा रहा है, तो फोर्स होता है जी m1 इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप पता कर सकते हैं कि दो कणों के बीच का जो बल होता है उसके दूरी पे स्क्वायर या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यूनिवर्सल जी या सार्वत्रिक स्थिरांक वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, मापने की विधि पर निर्भर करता है, का मान कहीं दो वस्तुओं के लिए या नियत रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल जी हमेशा कांस्टेंट यानी चर होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कहीं नहीं बदलता है। आप मून पे भी चल जाएगा तो उसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन होता है, 11 केजी मीटर मीटर आर स्क्वायर होता है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 केजी मीटर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यह हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है, का मान कहीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से दोगुना हो और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुनी हो, इस ग्रह पर 10 किलोग्राम का भार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 22 न्यूटन। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? संपर्क क्षेत्रफल को दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथाई में, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, तो आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में 4 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथाई। पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति है, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति है, त्वरित है, अत्वरित है, कभी कभी त्वरित है, वृत्तकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित है। इसका राइट आंसर त्वरित है हो जाएगा।
m मास की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल के बारे में आप जानते होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बटे में क्या होता है, r होता है। mv² बटे में r होता है। तो आप इसको क्या करिए, फोर्स के नॉर्मल बल के फॉर्मूला से तुलना कर लीजिए, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह F लिख लेते हैं, मास के जगह पर मास लिखते हैं, v² बटे r² की जगह पर a लिख लेते हैं। तो आप इससे यह ज्ञात कर लिए कि a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर वृत्ताकार मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाता है v² बटे में r, क्या हो जाता है, v² बटे में r। इसका राइट आंसर a हो जाएगा, v² बटे में r। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु उसे भिन्न भिन्न मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए आकर्षण बल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, उस पर वेट कितना आ जाएगा, उसका वेट आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू होता है mg। तो उसका 10 मास था, द्रव्यमान, और g का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो उसका वेट कितना आ जाएगा 100। वेट कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। मान लीजिए कि हमारा वजन 60 kg का है, हमारा वजन 60 kg का है, तो हमारे शरीर का द्रव्यमान मात्र 6 किलो है। हमारे शरीर का द्रव्यमान मात्र 6 किलो है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उस पर उसके भार में क्या हो जाएगा। कभी भी हम इक्वेटर से पोल की ओर मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल की ओर मूवमेंट करते हैं, तो जो जी का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, जी का वैल्यू बढ़ जाता है। हम इक्वेटर से पोल की ओर मूवमेंट करेंगे तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू बढ़ जाता है। सबसे अधिक जी का वैल्यू कहाँ होता है, पोल पे, और सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। द्रव्य में पूर्णतः या अक्षतः डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के आयतन के बराबर, आयतन के द्रव्य के भार के बराबर होती है। वस्तु के भार के आधे के बराबर होती है। वस्तु में डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। जो लॉ ऑफ बायोन्सी मैंने उत्पालन बल जो बताया आपको, जितना वस्तु किसी ऑब्जेक्ट में, मान लो एक पत्थर हम डाला तो उसका जल स्तर जितना वजन उस पत्थर का था उतना ही बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा कि मान लो कि यहाँ पर एक बीकर ले लिया मैंने, और बीकर में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। इसमें एक पत्थर मान लो मैंने 2 kg का डाल दिया, ये इसमें जाएगा तो यहाँ 2 kg का पानी क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो 2 kg का जो जल उसमें बाहर निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ बायोन्सी, मतलब वही भार होता है बायोन्सी, बायोन फोर्स वही होता है। जो 2 kg भार बाहर निकलेगा द्रव्य से, तो वस्तु में डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है। पदार्थ के घनत्व, परमाणिक पदार्थ के घनत्व, पदार्थ का घनत्व किसी भी दूसरे पदार्थ के घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा में पारा का घनत्व, अनप्रमाणिक पदार्थ के घनत्व, पदार्थ का घनत्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व और परमाणिक पदार्थ के घनत्व के बराबर होता है। यदि कोई अंतरिक्षाय पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होगा। वो जी होता है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड। हम लोग लेते हैं कहाँ, पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के पोल पर। ये इक्वेटर का वैल्यू है 9.8। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर होता है, पृथ्वी की दुगनी दूरी पर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो,
तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण हो जाएगा। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू जी बटे में m1 m2 बटे में आर स्क्वायर होता है, और इसका क्या हो जाएगा mg, तो एक m से m कटेगा, g का वैल्यू आ जाएगा m बटे में, जो मास पे डिपेंड करता है, इसका आंसर 9.6 आ जाएगा। इक्वेशन कर लीजिएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के कुल समय का, पिंड के द्रव्यमान का, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण के वर्ग के, और गिरने के समय के वर्ग के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विराम अवस्था से किसी वस्तु को नीचे गिराते हैं, विराम अवस्था से नीचे गिराते हैं, तो गिरते समय जो गिरने के समय के वर्ग अनुपाती होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गिरने के समय के वर्ग अनुपाती होता है। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, जो मीनार का हाइट था 40 मीटर, तो उसकी चाल होगी, उसका चाल कितना हो जाएगा? तो आप निकाल सकते हैं हाइट, तो इसका यू कितना हो जाएगा? 0। ए कितना हो जाएगा? माइनस जी के बराबर, क्या हो जाता है? जी के बराबर। और मेरा एस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? एस दिया हुआ है 40 मीटर। तो इससे हमको निकालना क्या है? चाल क्या होगा? रोक यार इसको, तो लोग परेशान कर रख ले बड़ा सा नंबर के। किसी 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया गया, तब पिंड में क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा। तो आप समझ जाइए कि बल में कहीं भी चाल का जिक्र नहीं किया गया है। क्या है? बल में कहीं भी चाल का जिक्र नहीं किया गया है। बल का फॉर्मूला ही होता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी चाल का जिक्र है, तो जिक्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर पहला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा। चाल जहां आ जाएगा क्या करेंगे? इनकाउंटर कर देंगे, उसको हम लोग हटा देंगे। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण करेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि बल हमारा एक लग रहा है, मास भी एक है, तो 1 ही मीटर पर सेकंड की चाल से त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण करेगा। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि जड़त्व का, बल लगाने का, दोनों का या किसी का नहीं। तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। क्या दिया था? गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था और लॉज ऑफ मोशन दिया था। गति के जो इक्वेशन है, लॉज ऑफ इक्वेशन दिया था। क्या दिया था? लॉज ऑफ इक्वेशन दिया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का। गैलीलियो ने किसका नियम दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। क्वेश्चन 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जड़त्व का गुण अधिक होता है। जड़त्व का गुण अधिक होता है। जड़त्व सबसे अधिक किस में होता है?
जड़त्व आप समझिए कि मास पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक जड़त्व होता है। तो पहला ऑप्शन है हल्की वस्तु में, दूसरा ऑप्शन है भारी वस्तु में, तीसरा है छोटी वस्तु में, चौथा है बड़ी वस्तु में। तो जड़त्व का गुण अधिक किसमें होता है? जिसका मास जितना अधिक होता है तो भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होता है। भारी वस्तु में जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। जड़त्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द मास। ए और बी दो वस्तु पर समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखी जाती है, तो जड़त्व तो अधिक होगा। देखिए ए और बी दो वस्तु है, ले लेते हैं दो वस्तु, ए हो गया, बी हो गया। समान बल लगाया जाता है, इस पे भी एफ लगाते हैं तो उधर से भी एफ लगा देते हैं। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। जब बल समान है और गति में परिवर्तन, क्या गति में परिवर्तन, एक की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखते हैं, तो एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, इसका त्वरण कम होगा। जड़त्व तो अधिक किसका होगा? जड़त्व तो अधिक किसका होगा? ए का, बी का, कभी ए का कभी बी का, या कहीं ए और कहीं बी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि ए की गति में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। गति में परिवर्तन हो रहा, दोनों समान बल ही लगाया जा रहा है। क्या दोनों में समान बल लगाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में। जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण है मात्रा के कारण, गति के कारण, त्वरण के कारण या बल के कारण। मात्रा माने द्रव्यमान, मात्रा मीन्स द्रव्यमान। तो आप जानते हैं जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक जड़त्व होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रा के कारण। बीस नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है, नजर आ रहा होगा? हाँ नजर आ रहा। बल परिवर्तित करता है, बल परिवर्तित करता है किसको? गति को। इसका ऑप्शन कहाँ गया? बल परिवर्तित करता है, ऑप्शन में हमारा जड़त्व को। जड़त्व और बल से बल में और जड़त्व में कोई रिलेशन नहीं पड़ता है। गति, सेकंड ऑप्शन है गति में, थर्ड ऑप्शन है त्वरण में, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि बल परिवर्तित करता है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगा दिए? फोर्स लगा दिए, तो ये क्या करेगा? मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गति में परिवर्तित करता है। संतुलित बल परिवर्तित करता है, संतुलित बल परिवर्तित करता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पे दोनों ओर से संतुलित बल लगाया गया। मान लीजिए यही एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी एफ बल लगाया गया, तो उससे क्या होगा? संतुलित बल परिवर्तित करता है गति को? नहीं। जब दोनों ओर से बराबर बल लगा दिया गया, इधर से दोनों एक बराबर हम बल लगा रहे हैं, तो मेरा हाथ किधर
इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं जा रहा है, एक जगह पर उपस्थित है, एक जगह पर मौजूद है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब संतुलित बल लगाने से गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण में दो बल लगा रहे हैं तो कौन सा मेरा हाथ ज़्यादा त्वरित त्वरण दिखा रहा है, आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। आकृति में हाँ, मान लीजिए हाँ, मेरा साइज कुछ ना कुछ तनिक भी थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज किया होगा। दो अगर सामान्य बल दो बैलेंस फोर्स को टकराएंगे तो उसका शेप यानी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आकृति में परिवर्तन। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड की त्वरण पैदा करता है तो वस्तु की मात्रा होगी, यानी मास क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। बल होता है मास द्रव्यमान गुणे में त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम उस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे और देखते निकलता है कि नहीं। तो 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण पैदा किया जा रहा है। सॉरी, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको मास निकालना है। क्या करना है? मास निकालना है। तो आप जानते होंगे कि मास इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटे में एक्सेलरेशन। नहीं जानते हैं तो यहाँ से देख लीजिए कैसे निकला। F इज इक्वल टू ए में होता है, मास और एक्सेलरेशन गुने में है तो एक्सेलरेशन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो मास F बटे ए हो जाएगा। सेम उसका हम लोग यहाँ यूज किए हैं। तो मास की जगह पर मास ही रख देंगे, फोर्स की जगह पर 20 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, सॉरी यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ भी 10 लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, 5 kg। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी 5 kg। तेईसवां नंबर बोलता है कि न्यूटन की प्रथम गति नियम से मिलता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। क्या? पहले हमने बताया था कि गति के न्यूटन के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। वहीं सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें उसका फॉर्मूला यानी फॉर्मूला ज्ञात होती है। F इज इक्वल टू में बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे में त्वरण हमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है, वो डेफिनेशन देता है, क्या देता है? परिभाषा देता है बल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है बल की परिभाषा। क्या होता है? बल की परिभाषा। वहीं 24वां क्वेश्चन हमारा बोलता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है तो हम इसके पहले हमने जाना कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है? फॉर्मूला मिलता है, मापने का तरीका मिलता है। F इज इक्वल टू एम ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल को मापने का तरीका। F इज इक्वल टू एम ए। ये कहाँ से निकाला गया है? न्यूटन के द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है। न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है। न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। 25वां नंबर हम क्वेश्चन देते हैं। दो समान जड़त्व वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा। दो समान जड़त्व वाली वस्तुओं पर आप जानते होंगे कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो इसका कहना है कि इसमें जितना जड़त्व है, इसमें जितना जड़त्व है, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? जड़त्व दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल F1 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगाकर 4 मीटर पर सेकंड की त्वरण देता है
दूसरा बल F2 5 किलोग्राम की वस्तु पर लगाकर 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है, तो F1 बटे F2 का वैल्यू क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि F1 और F2 का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा कि F1 कितना है और F2 कितना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ना F1 दिया हुआ है ना F2 दिया हुआ है। यहाँ पर F1 का मास दिया हुआ है और F1 का त्वरण दिया हुआ है, F2 का भी यहाँ मास दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ। तो F1 निकाल लेते हैं हम। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 मास है और 4 ये है एक्सेलरेशन, तो 40 न्यूटन हो जाएगा। F2 भी ज्ञात कर लेते हैं। F2 क्या हो जाएगा, तो 5 गुने में 2 10 न्यूटन। तो F बटे F1 डिवाइडेड बाई F2, F1 रेशियो 4 बटे में 40 बटे में 10, 0 से 0 कटा, 4 बटे 1 आ गया। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो F1 रेशियो F2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 1। राइट आंसर ये हो जाएगा। कैसे निकाले आपको पता चल गया होगा। हमने यहाँ तक, हम जहाँ तक अभी तक हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला का यूज हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन सबको सोल्व करने से सोल्व करने में। इसीलिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। और कहाँ से निकाला गया है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से निकाला गया है। कोई अचर बल 6 किलोग्राम द्रव्यमान पर 6 किलोग्राम के किसी पिंड में 0.008 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराता है, तो बल का परिणाम क्या होगा? यहाँ भी क्या दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है। तो बल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। बल इज इक्वल टू होता है, मास कितना है 0.6, त्वरण कितना है 0.08, पॉइंट हटाएंगे यहाँ एगो, यहाँ दो गो, 8 छक 48, कितना आ जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.0048 न्यूटन। राइट आंसर ये हो जाएगा 0.0048 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0048 न्यूटन। कैसे निकाला हमने देखा आपने, केवल एक ही फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं, F इज इक्वल टू एम है। इसके सिवाय किसी अन्य फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। बोल रहा है कि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में इतना त्वरण उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरा बल 20 ग्राम की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराता है। तो पहले हमें इसमें दोनों का बल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल ए का हम लोग बल निकाल लेते हैं। तो एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 ग्राम, एक्सेलरेशन है 8, तो यह आ जाएगा 80 न्यूटन। एफ बी क्या हो जाएगा, शायद इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है, यह ज़्यादा होगा इससे। तो बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगेगा, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगेगा, क्योंकि बी पर कितना लग रहा है 100 न्यूटन का बल लग रहा है, वहीं ए पर 80 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपको पता होगा कि जिसका बल ज़्यादा है, किसका बल ज़्यादा है, बी का बल ज़्यादा है, किससे, ए से।
29वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, v का संवेग होगा। संवेग का मतलब आप जानते हैं मोमेंटम बोलते हैं। संवेग का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? इसको p से डिनोट करते हैं। क्या होता है? p से। इसका वैल्यू क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमारा m है, क्या है? द्रव्यमान हमारा m है और वेग हमारा v है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इंटू वेलोसिटी mv। इसका राइट आंसर कहाँ है? डी, mv। क्या हो जाएगा? mv इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग क्या होता है? संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। इंग्लिश में संवेग को मोमेंटम बोलते हैं और संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुणे में वेग। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स आगे जानेंगे। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स गुने में समय। फोर्स गुने में समय यानी बल गुने में टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स आई से डिनोट करते हैं उसको, उसका इम्पल्स का चिन्ह है आई, फोर्स इंटू टाइम। देखते आगे आता है, तो आगे आएगा तो हो सकता है कि आगे आवे, इसीलिए मैंने आपको पहले इसका फॉर्मूला बता दिया कि कैसे निकल जाता है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। और मोमेंटम क्या हो जाता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास गुणे में वेग। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाएगा। उसके संवेग में क्या अंतर पड़ेगा? जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये P इज इक्वल टू एम भी है। हमने क्या किया? ये गतिशील है। क्या है? गतिशील है। इसका वेग को आधा कर दिया। क्या कर दिया? वेग को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन v है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन v है। संवेग क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंड होता है वेलोसिटी पे। संवेग बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, संवेग घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा, या वेलोसिटी घटेगा तो संवेग भी घटेगा। तो संवेग मेरा मेरा वेग क्या हो गया? वेग आधा हो गया, तो क्या मोमेंटम यानी संवेग भी क्या हो जाएगा? वो भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट, इसको मिटा के मैं एकदम बड़ा बड़ा लिख के दिखा देता हूँ। ठीक, P बढ़ेगा यानी संवेग बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, संवेग घटेगा तो वेग भी घट जाएगा। इसको याद करके रखिएगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अधिकतर काम हमारा आसानी से हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला को आप लोग लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा। जितना भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ या क्वेश्चन बनाने में यूज हो रहे हैं। 31वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं से बने हैं। बराबर परिमाण के बल लगाने पर क्षैतिज दिशा में बराबर बल, क्षैतिज दिशा में हाँ 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है। मान लेते हैं दोनों का, दोनों बराबर साइज का है, किंतु भिन्न भिन्न धातुओं से बना है। मान लीजिए इसको ये आयरन से बना है तो ये कॉपर से बनाए थे। इसको बराबर परिणाम का बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटके में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण के 5 गुना हो तो पहली और दूसरी
वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? देखिए, दोनों में हम बल क्या लगा रहे हैं? बल बराबर परिणाम का बल लगा रहे हैं। इसमें भी F लगा रहे हैं जो बराबर है, इसमें भी F लगा रहे हैं जो बराबर है। ठीक, देखिए, एक गुटके में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना है। इसका एक्सेलरेशन 5 है तो इसका एक्सेलरेशन a है, 1 है। तो पहली और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F बटे में F1 बटे में F2। तो MA M1 A1 M2 A2 लिख सकते हैं बटे में। द्रव्यमान में अंतर मांग रहा है तो ये क्या है? इसको हम लोग 5 लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 बटे में 1। राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 बटे में 1। 1 केजी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा हो तब पिंड क्वेश्चन हमारा बोला था कि 1 केजी मास कितना था? फोर्स था हमारा 1 न्यूटन, और उसमें क्या दिया हुआ था? मास दिया हुआ था कितना? 1 केजी। क्या दिया हुआ था? 1 केजी। तो हमें क्या ज्ञात करना था? त्वरण ज्ञात करना था। त्वरण होता है फोर्स बटे में मास, 1 बटे में 1 केजी। ये क्या हो जाता है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी से केजी कट जाएगा तो यह क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को आप ये भी 1 न्यूटन में 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यूनिट न्यूटन लिखें चाहे केजी मीटर स्क्वायर लिख दें, दोनों सही रहेगा। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती है। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। रस्सी में तनाव कितना होगा? मान लीजिए ये भी कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। क्या हो रहा है? दोनों ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पे टेंशन यानी खिंचाव कितना उत्पन्न होगा? तो वो 10 मीटर उसका उस रस्सी पर खिंचाव कितना होगा? रस्सी पर खिंचाव भी 10 न्यूटन का ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन बी। ये मत सोचिएगा कि वो 10 से खींच रहा है, ये 10 से खींच रहा है, तो 10 10 20। उस पे रस्सी पे खिंचाव कितना हो जाएगा? 20 नहीं, 10 ही होगा। कितना? 10 ही होगा। 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, क्या चाल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या बल कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो परिभाषा देता है वही जड़त्व का भी नियम होता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में होना चाहता है। कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो क्या चाहता है? कि वो रुका ही हुआ रहे। जब तक रुका रहता तब तक कोई उस पर बाहर से कोई बल ना लगा दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है तो उसको क्या जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। 35
क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन बराबर होता है। मान लीजिए ये कितना है, 1 kg है, तो इस पर ग्रेविटेशनल द्वारा कितना खींचा जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी जी कितना होता है, 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस पर बल कितना लग जाएगा, मास 1 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 9.8 हो जाएगा, तो यहाँ 9.8 न्यूटन का बल लगेगा। क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन का बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 यानी डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और तीसरा है का परिणाम बराबर होता है। एक्शन और रिएक्शन, मान लीजिए कि हमने एक्शन इसको टकराया तो इसका प्रभाव मेरे दोनों हाथों में लगा, इस पर भी उतना ही न्यूटन का बल लगा, जितना न्यूटन से मैंने इस पर मारा इस हाथ को, उस हाथ ने भी उतना ही न्यूटन से मेरे इस हाथ पे मारा। अगर कोई कहता है कि उसने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप भी खुश हो जाइएगा कि आपने भी उसको उतना ही तेज उसके हाथ में मारा है। क्या, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो उससे लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, आप भी समझिएगा या खुश हो जाइएगा कि जितना कस के उसने मारा है उतना ही कस के आपने भी उसको मारा है। यह है कि उसने आपके गाल पे मारा है और आपके गाल ने उसके हाथ पर मारा है, लेकिन मारा उसने भी उतना ही है। तो हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही वस्तु पर लगता है, एक ही वस्तु पर लगता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ देर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। हम लोग तो यही समझते हैं कि खाया पिया नहीं होगा, धीरे से मारा। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था है। जब अगर आप ही क्रिकेट खेलते होंगे तो आप मान लीजिए 4 या 4 के लिए मारे हैं अपने बैट से, तो गेंद जाने के पश्चात कुछ देर बाद रुक जाती है, तो उसका पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण यह नहीं है कि आपने उसके धीमे से मारा, यह तो एक मेजर कारण है कि आपने मारा, जो आपने हिट किया बॉल को, और बॉल अच्छे स्पीड से जा रही थी, लेकिन कुछ देर जाने के बाद वो रुकी गई, बाउंड्री लाइन के पहले ही रुकी गई। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बॉल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। बॉल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है जिसका, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो गेंद रुक जाती है। क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वहां काम करता है, इसीलिए उसको कैंसिल कर देता है। क्या करता है, जो आपने जितना कस के उस गेंद को मारा है उसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, घटा देता है। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देख लिए, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में। हमने आपको पहले ही बताया कि गति का न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, हमें बल का परिभाषा देता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमको क्या पता है
अगर हम जो ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगा रहा है, क्रियाशील पिंड है, उसका द्रव्यमान ज्ञाता है, द्रव्यमान ज्ञात हो और बल भी पता हो, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम फोर्स बटे में मास लिख के। फोर्स बटे में मास लिखकर हम उस पर क्या निकाल लेंगे, उसका त्वरण निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, त्वरण। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। बल बटे में त्वरण, दूरी बटे में वेग। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको मास ज्ञात करना है, फोर्स और एक्सेलरेशन दिया हुआ था। मास इज इक्वल टू एफ बटे में ए हो जाता है। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बटे में त्वरण। क्या हो जाएगा, बल बटे में त्वरण। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रस्सी खींचने वाले खेत में दो विपरीत टीम एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी का भार के बल को खींच रही है। रस्सी स्थिर अवस्था में है। स्थिर तनाव क्या होगा, स्थिर तनाव क्या होगा। तनाव कितना हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि दो ग्रुप है लड़कों की, जो एक रस्सी को अपनी ओर और एक ग्रुप रस्सी को अपनी ओर खींचता है, तो उसमें तनाव कितना होता है, जितने दम से, जितना बल से वो रस्सी को खींचते हैं उतना ही तनाव उस पर उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 केजी भार। क्या हो जाएगा, 200 केजी भार उस पर तनाव होगा। कहना होता है। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिराने पर उसकी चाल होगी। उसका हाइट है 40 मीटर। जब गिराया गया तो उसका शुरुआती वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड या 0 होगा। आप जानते होंगे कि ए यानी जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है कि उसका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग क्या होगा, जिसको यहाँ कहा गया है कि चाल क्या होगा। तो मैंने आपको इस गति के चैप्टर में बताया था कि गैलीलियोस का लॉ ऑफ इक्वेशन मैंने बताया था। तो 3 इक्वेशन मैंने बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 गैलीलियोस के लॉ बताया था, लॉ ऑफ इक्वेशन जिसको बोला जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसी तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन का यहाँ प्रयोग करना है और हम उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि मेरा शुरुआती वेग दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है और s भी पता है, हमें t नहीं पता है। तो किस इक्वेशन का यूज करके हम लोग v को ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 ए हो जाएगा, यहाँ 10 ले लेते हैं, 9.8 ले लीजिए, हम 10 ही ले लेते हैं। एस कितना हो जाएगा, ए से 40 मीटर, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 800, जो अप्रोक्स वैल्यू आता है 28.4, 28 मीटर पर सेकंड उसका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, हमने गैलीलियोस का जो लॉ ऑफ इक्वेशन था उसका यूज किया है। जो थर्ड इक्वेशन मैंने लिखाया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, शुरुआती वेग दिया हुआ था ए, और ए यानी जी त्वरण दिया हुआ था, और हमको एस यानी डिस्प्लेसमेंट पता था, जिसका हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि एक पत्थर को
किसी की मकान के छत से मुक्त रूप से गिराते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग। किसी के छत मतलब मान लेते हैं ये फर्श हो गया, ये उसका छत हो गया, u जीरो हो गया। क्या है? u जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम लगता है हमारा 4 सेकंड। कितना लगता है? 4 सेकंड। और एक्सेलरेशन यानी g कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। इससे हम लोग क्या करना है, हम लोग को s निकालना है। क्या करना है? s निकालना है। हमें u पता है, a पता है और t पता है, तो s निकाल लेंगे। इक्वेशन, लॉज ऑफ इक्वेशन हम लगाएंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ लग रही है, यू जीरो है तो टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ए हो जाएगा 10, टी स्क्वायर हो जाएगा 4 सेकंड दिया हुआ तो 16, कितना आ जाएगा? एस इज इक्वल टू 40 मीटर। क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू 40 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 80 मीटर कैसे लिख दिया? नहीं, 40 मीटर हो जाएगा। सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पर। एस हो जाएगा 80 मीटर। क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू 80 मीटर। किस हमने लॉज ऑफ इक्वेशन का ही यूज किया है। जो मोशन के फर्स्ट चैप्टर हमारा गति का था, उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसी में से एक इक्वेशन का यूज किया हमने और इसका आंसर को फाइंड आउट किया। ग्रेविटेशनल में भी आपको मोशन का, बल का यानी फोर्स का ही फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें कोई नया फॉर्मूला होगा तो मैंने आपको लिखवा दिया है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। इसी एक फॉर्मूला का यूज होता है। जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 kg मीटर स्क्वायर, kg m स्क्वायर बाई आर। लिख लेता हूँ मैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 kg नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। 27वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। आप जानते होंगे कि जो हमारे अर्थ पर जो त्वरण है और जो चंद्रमा का त्वरण है उसका अनुपात छठा भाग है, हमारे त्वरण का छठा भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6/6:1। जो हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल का वैल्यू 9.8 यानी 10 है, तो ऑन अर्थ, ऑन मून कितना हो जाएगा? तो ऑन मून पे हो जाएगा इसका छठा, 10/6। क्या हो जाएगा? हमारे जो जी है, हमारा जो ग्रेविटेशनल है उसका एक छठा भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6:1। क्या हो जाएगा? 6:1। पृथ्वी से किसी वस्तु का प्लायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आप प्लायन वेग को जानते होंगे। प्लायन वेग का होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी वस्तु को इतना स्पीड से हम वेलोसिटी से फेंक दें तो क्या हो जाएगा? वो हमारे अर्थ को पार करके स्पेस में चली जाएगी। तो वो यह किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट वैल्यू है। प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यह कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। ये कभी चेंज नहीं करती है। आपको एक पत्थर, छोटे से पत्थर को भी फेंकना है, अगर पृथ्वी से बाहर फेंकना है तो उसको 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही फेंकना पड़ेगा, और किसी बड़े पत्थर को भी फेंकना है तो उसको भी इतना ही वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आप जानते होंगे कि द्रव्यमान, जो वस्तु का भार होता है W इज इक्वल टू mg होता है। क्या होता है? W इज इक्वल टू mg।
तो हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। बोल रहा है कि 49 है, मास हमको ज्ञात करना है, तो मास को यहाँ छोड़ देते हैं। जी का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 9.8 होता है, या 10 ले सकते हैं आप, जो मन करे। तो m इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8 हो जाएगा। पॉइंट हटाएं, वहाँ 10 गया, 2 बार में 5 बार में, मास कितना हो जाएगा 5 kg का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 5 kg। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 5 kg। पृथ्वी के केंद्र पर, क्या पृथ्वी के केंद्र पर 20 किलोग्राम बालक का भार है। पृथ्वी के केंद्र पर 20 किलोग्राम बालक का भार है, वहां पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो वेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेट का फॉर्मूला ही होता है mg। मास, द्रव्यमान हमारा 20 है, द्रव्यमान हमारा 20 है, लेकिन g का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है, वो नंबर 0 हो जाता है। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ये याद करके रखिएगा कि पृथ्वी के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू कितना होता है, 0। जी का वैल्यू कितना होता है, 0। क्वेश्चन है कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के आधा है, इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। उसके पहले हमने इसको सॉल्यूशन किया था, कैसे आया था उसको भी देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले हमने उसका सॉल्यूशन किया था। उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, पहले वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर को गिराया जाता है, 100 मीटर तक गिरने पर इसका वेग होगा। मान लीजिए ये पहाड़ का चोटी है, किसी पत्थर को वहां से गिराया गया, उसने 100 मीटर सफर तय किया या डिस्प्लेसमेंट तय किया। यू कितना हो जाएगा, 0। जी कितना हो जाएगा, 10 या 9.8। तो हमको निकालना क्या है, उसमें निकालना है कि वेग क्या होगा। फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। किसका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अरे यार, तो रुक गई वीडियो।